नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट यूपीएससी में। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने इसके पहले लेक्चर में असम के कुछ इम्पोर्टेंट क्या लगभग सभी राष्ट्रीय उद्यानों के विषय में जानकारी इकट्ठी की। ठीक है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट, हर साल आते ही क्वेश्चन। तो अभी कुछ छूट गए थे, वो हम देख लेते हैं। नेमेरी राष्ट्रीय उद्यान में, नेमेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? असम में है, पता है आपको, बता ही रखे हैं। पूर्वी हिमालय के गिरिपीठ में स्थित है ये। इसकी उत्तरी सीमाएं अरुणाचल प्रदेश के पंखुई वन्यजीव अभ्यारण्य के साथ जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे भी क्वेश्चन पंखुई से पूछा गया है। पार्क में हाथी बड़ी संख्या में है, जबकि यहाँ तेंदुआ का, जंगली काले भैंसे, काले भालू, जंगली सुअर, कैप्ट लंगूर आदि का भी वास स्थान है। ठीक है, तो ये है आपका नेमरी नेशनल पार्क है आपका। एयरपोर्ट जाता है यहाँ पर, ठीक है, एयरपोर्ट गुवाहाटी। उसके बाद देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान है आपका। तो देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान असम के डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिले में स्थित है। ठीक है, यह असम घाटी के उष्णबंधीय आर्द्र सदाबहार वन का एक हिस्सा है। इसके 3 हिस्से जयपुर, ऊपरी देहांग नदी और डीरोक वर्षा वन शामिल हैं। असम सरकार ने महीनों के विवाद के बाद जुलाई 2020 को देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड करने के लिए निर्णय लिया है। मतलब अभी तक देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान था, और राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे हैं, तो अब वन्यजीव अभ्यारण्य था, तो जुलाई 2020 में उसको क्या कर दिया गया, वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में भी अपग्रेड कर दिया गया। मतलब कि अब उसको राष्ट्रीय उद्यान भी बनाया जाएगा। ठीक है, वहीं केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्रालय के प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत, अब याद देखिएगा, प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत भी 1972 में देहिंग पटकाई को एलिफेंट रिजर्व घोषित किया जा चुका है ऑलरेडी। अब 3 चीज़ शामिल हो गई। पहली चीज़ कौन सी? वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, नेशनल पार्क भी है, और साथ में एलिफेंट रिजर्व भी है। ठीक है, और इसके बाद जून 2004 को देहिंग पटकाई को एक वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया था। ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, मैं बना चुके हैं पहले भी। तमिलनाडु की हम बात करते हैं। तमिलनाडु में क्या है? ठीक है, तमिलनाडु में मुकुर्थी नेशनल पार्क, कौन सा है? मुकुर्थी नेशनल पार्क है। तो आइए, या पश्चिमी घाट में तमिलनाडु के उत्तरी पश्चिमी, अब मान लीजिए ये तमिलनाडु है आपका। ठीक है, ये कुछ एरिया है तमिलनाडु का। अब ये कह रहा है कि तमिलनाडु को 2 पार्ट में आप करोगे, तो ऐसे ऐसे करो ना, तमिलनाडु को ऐसे ऐसे करो। तो अब यहाँ कह रहा है कि उत्तर पश्चिम की बात कर रहा है, तो उत्तर पश्चिम इस साइड होगा आपका, ये होगा उत्तर पूर्व, ये होगा दक्षिण पूर्व, ये हो गया आपका दक्षिण पूर्व, ये हो गया उत्तर पश्चिम, सॉरी दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो यहाँ पर स्थित अगर दिया होगा तो ये, अब यहाँ पर ये सीमा है, ये देख लीजिए, ये तो मुद्राई है। ठीक, तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित संरक्षित क्षेत्र है। इस उद्यान को पहले नीलगिरी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता था। यह राष्ट्रीय उद्यान 78.46 या 78.46 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, बहुत छोटा है। इस उद्यान को कीस्टोन प्रजातियों जैसे कि नीलगिरी ताहिर की रक्षा के लिए बनाया गया था। इस उद्यान की मुख्य विशेषताएं माउंटेन घास के मैदान, ऊंचाई पर स्थित उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में 16 झाड़ियों के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, ठंडी और ताज़ी हवाएं मिलती हैं। यह रॉयल बंगाल टाइगर और एशियाई हाथी सहित संकटग्रस्त वन्यजीवों का निवास है, किंतु यहाँ मुख्य रूप से स्तनपायी नीलगिरी ताहिर पाए जाते हैं। फिर से सुन लीजिए कि यह राष्ट्रीय उद्यान को कीस्टोन प्रजातियों के लिए जाना जाता है, क्योंकि नीलगिरी ताहिर की रक्षा के लिए बनाया गया। इसका क्षेत्रफल 78.46 वर्ग किलोमीटर में है। उद्यान की मुख्य विशेषताओं में माउंटेन घास के मैदान, ऊंचाई पर स्थित वर्षा वाले क्षेत्रों में 16 झाड़ियां, ठंडी ताजी हवाएं भी हैं। यह बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी सहित संकटग्रस्त वन्यजीवों के निवास स्थान के लिए भी प्रमुख स्थान है। साथ में स्तनपायी नीलगिरी ताहिर भी यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के साथ साथ मुद्दुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य, बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान,
वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य साइलेंट वैली का भी हिस्सा है, और इस पे ही क्वेश्चन पूछ रखा है यूपीएससी ने 2021 में, उठाकर पेपर देख लीजिए। ठीक, फिर से सुन लीजिए, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के साथ साथ मुद्दुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान, वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य और साइलेंट वैली का हिस्सा है, साथ में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जुड़ा हुआ है। आगे आपका आ जाता है केरल में साइलेंट वैली, केरल में साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, जिसके विषय में हमने अभी पढ़ा है। तो ये है साइलेंट वैली आपका राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, केरल के नीलगिरी पर्वत में पलक्कड़ जिले में स्थित है। ठीक है, केरल के नीलगिरी पर्वत में पलक्कड़ जिले में स्थित है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के केंद्र में है, और इसमें दक्षिणी पश्चिमी घाट, वर्षावन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार जंगल शामिल हैं। कुंती नदी इसे होकर गुजरती है। साइलेंट वैली के विषय में और बात करें तो अत्यधिक लुप्तप्राय प्रजातियों जैसे शेर, पूंछ वाले मकाक, बाघ, गौर, तेंदुआ, जंगली सुअर, तेंदुआ, भारतीय सीवेट, सांभर के लिए भी यह जाना जाता है। फिर से सुन लीजिए, केरल के नीलगिरी पर्वत में पलक्कड़ जिले में स्थित है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के केंद्र में स्थित है ये। उसके बाद इसमें दक्षिणी पश्चिमी घाट, वर्षावन, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार जंगल इसमें शामिल हैं। कुंती नदी इससे होकर गुजरती है। ये कुछ सिचुएशन आपको दे देगा और देने के बाद पूछ लेगा ये किस राष्ट्रीय उद्यान के विषय में बात की जा रही है नीचे। ठीक है, आगे कर्नाटक की बात करें तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, मैसूर शहर से करीब 80 किलोमीटर 50 मील दूर प्रमुख पर्यटन स्थल ऊटी के रास्ते में स्थित है। यह मैसूर से करीब 80 किलोमीटर 50 मील दूर प्रमुख पर्यटन स्थल ऊटी के रास्ते में स्थित है। ऊटी तो आप लोग खूब अच्छे से पता होगा। ठीक है, ऊटी के विषय में तो खूब अच्छे से पता होगा। ये देखिए, बांदीपुर नेशनल पार्क है, आप मुद्दुमलाई है नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, शुरुआत में मैसूर साम्राज्य के राजा ने 1931 में 90 वर्ग किलोमीटर मतलब 35 वर्ग मील में एक अभ्यारण्य बनवाया था। ठीक है, और उसका नाम वेणुगोपाल वन्यजीव अभ्यारण्य रखा था। वेणुगोपाल वन्यजीव अभ्यारण्य या वेणुगोपाल वन्यजीव उद्यान में 1973 में करीब 800 वर्ग किलोमीटर 310 वर्ग मील को शामिल कर प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान को बनाया गया। फिर से सुन लीजिए कि शुरुआत में मैसूर साम्राज्य के राजा ने 1931 में 90 वर्ग किलोमीटर मतलब 35 वर्ग मील में एक अभ्यारण्य बनवाया था और उसका नाम रखा था वेणुगोपाल वन्यजीव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, उसके बाद ये बता रहे हैं कि वेणुगोपाल वन्यजीव उद्यान में 1973 में 800 वर्ग किलोमीटर को शामिल किया गया और उसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर, जो कि टाइगर प्रोजेक्ट आपका 1973 में स्टार्ट हुआ था, 73 में स्टार्ट हुआ था, टाइगर के तहत बांदीपुर टाइगर रिजर्व बनाया गया था, जो कि अब वर्तमान समय में करीब 874 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला है। यह भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल रिजर्व बनाता है, जिसे नीलगिरी जैव मंडल रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो इस उद्यान में शुष्क पर्णपाती वन, नम्न पर्णपाती जंगल, झाड़ियों की कई प्रजातियां हैं। शुष्क पर्णपाती वन, नम पर्णपाती वन और या नम पर्णपाती जंगल या झाड़ियों की कई प्रजातियां यहां पाई जाती हैं। उद्यान के उत्तर में कबिनी, ध्यान सुनिएगा, काबिनी नदी और दक्षिण में मोयर नदी, जबकि नूगू नदी उद्यान के बीच से गुजरती है। ये इंपॉर्टेंट है। क्या? कुंती नदी, जैसे इसके पहले मैंने बताया था, इसी प्रकार से इसका देख लीजिए, नूगू नदी बीच से गुजरती है,
उत्तर में काबानी नदी और दक्षिण में मोयार नदी गुजरती है। यहाँ गौर एक प्रकार का बैल, सांभर, चीतल, पिसूरी, 4 सींग वाले काला हिरण, जंगली कुत्ते, जंगली सुअर, सियार, स्लोथ बियर, तेंदुआ, मालाबार गिलहरी, शाही और काले रोए वाले खहरे का प्राकृतिक निवास स्थान है। जंगली मुर्गे, हरे कबूतर, बहुत प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। सब याद नहीं कर सकते आप, पढ़ाना मेरा कर्तव्य है, बाकी याद करने की जरूरत आपको इसको नहीं है। मोटा मोटा याद रखिए। यहाँ पर जैसे 4 सींग वाले काला हिरण पाया जाता है, ये याद रख लीजिए बस, ठीक है। बांदीपुर में लकड़ी के पेड़ों की अच्छी खासी संख्या है। इसमें शीशम, विशाल बांसों का समूह, चंदन, संटालम, अल्बम, ये वैज्ञानिक नाम है, ये याद तो मेरे ख्याल से रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहो तो बताते चलें। सौगौन, टेकाटोना ग्रांडिस, भारतीय लारेल, टर्मिनेलिया, टोमेनटोसा, ये नाम बेसिकली वैज्ञानिक हैं। मैं कहूँगा कि रहने ही देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और याद भी नहीं होगा। तो बांदीपुर में लकड़ी के पेड़ों की अच्छी खासी प्रजातियां हैं, जिसमें शीशम, विशाल बांसों का समूह, चंदन, भारतीय लारेल, और उसके बाद विजयसार, उसके बाद फिर आपका है क्लिप बैबू, उसके बाद ग्रेविया आदि ये कुछ शामिल हैं, ठीक है। पार्क उत्तर में काबिनी नदी और दक्षिण में मोयार नदी से घिरा हुआ है, जैसे कि पहले बता चुके हैं। निकटवर्ती नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान, मुद्दुमलई नेशनल पार्क, वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य के साथ मिलकर यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, जो इसे दक्षिण भारत में सबसे बड़ा और संरक्षित तथा दक्षिणी एशिया में जंगली हाथियों का सबसे बड़ा निवास स्थान बनाता है। जंगली हाथियों के ऊपर भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ रखे हैं, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लीजिए, निकटवर्ती में कौन कौन से हैं? नगरहोल है, मुद्दुमलाई है, वायनाड है, इनके साथ मिलकर के नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का निर्माण होता है, जो कि दक्षिण भारत में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र, साथ ही साथ दक्षिण एशिया में जंगली हाथियों का सबसे बड़ा निवास स्थान बन जाता है, ठीक है। आगे कर्नाटक में नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो यह राष्ट्रीय उद्यान उन जगहों पर गिना जाता है जहां एशियाई हाथी पाए जाते हैं। हाथियों के बड़े बड़े झुंड आसानी से देखे जा सकते हैं। नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान भारत के 5 प्रमुख नेशनल पार्कों में से एक है, जो कि हम बता चुके हैं, जिसमें से नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान ये मैसूर है आपका, बेंगलुरु है आपका, बीआर हिल्स है आपकी, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और इसके बाद ये पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं आपकी, ठीक है। तमिलनाडु है, ओटिया है। यह राष्ट्रीय उद्यान राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। ये महानदी है, देवी नदी है, प्रदीप है, धर्मा है, ऋषिकेश रिवर है, ये सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे आ जाते हैं, आगे कह रहे हैं उड़ीसा के विषय में बात कर रहे हैं। सिर्फ ये लास्ट स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग, उसके बाद इस स्लाइड को या इस लेक्चर को हम वाइंड अप करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल में इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो उड़ीसा की अगर हम बात करें तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय पार्क है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा के केंद्रपाड़ा में अवस्थित है। 1988 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा। उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान संकटग्रस्त एसेचुरीज मगरमच्छों के बड़े आवासों में से एक। राष्ट्रीय उद्यान देश में प्रवासी पक्षियों का पसंदीदा स्थल भी यही है, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग प्रवासी पक्षी आते हैं। भीतरकनिका का मतलब भीतर और कणिका का मतलब नामक 2 उड़ीसा शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है आंतरिक और असाधारण रूप से सुंदर। तो आपको समझ में आ गया होगा कहाँ पे है, उड़ीसा में है, कहाँ पे है, केंद्रपाड़ा में है। और 1988 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। राष्ट्रीय उद्यान संकटग्रस्त एसेचुरीज मगरमच्छों का सबसे बड़ा आवास स्थल भी है। यहाँ पर प्रवासी पक्षियों का भी स्थान भी है। यह भीतर और कणिका नामक 2 उड़ीसा शब्दों से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है आंतरिक असाधारण रूप से सुंदर। 55 प्रकार के मैग्रोवन पाए जाते हैं यहाँ पर। मध्य एशिया और यूरोप से आने वाले प्रवासी पक्षियों का प्रजनन हेतु यहाँ स्थान भी प्रदान करता है। यहाँ पर टीका, बांस, पालस, बाबूल जैसे अन्य वनस्पतियाँ भी पाई जाती हैं। यहाँ उद्यान में मगरमच्छ, किंग कोबरा, ब्लैक इप्स, फिशिंग कैट, डॉल्फिन, जंगली सुअर आदि जानवर का निवास स्थान है। भीतरकनिका में 3 संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं, जिसमें भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है, भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य है और गहीर माथा समुद्री अभ्यारण्य
शामिल है। भितरकनिका में ब्रह्मणी, वैतरणी, धमरा और महानदी प्रणालियों के मुहाने पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बता भी चुके हैं कि भितरकनिका ब्रह्मणी, वैतरणी, धमरा और महानदी प्रणालियों की मुहाने पर स्थित है। भितरकनिका के अंदर 3 संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं। राष्ट्रीय उद्यान भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और गहिरमाथा समुद्री अभ्यारण्य। ठीक है, यह देश के 70% एस्टुरीन खारे पानी के मगरमच्छों का निवास स्थान है, जिसके संरक्षण का कार्य 1975 से शुरू किया गया है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, चिल्का उड़ीसा में ही है, लेकिन हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।